आपने बीजेपी के कई बड़े चेहरों पे बात कर लिया, थोड़ा सा जदयू पे भी बात कर लेते हैं, और बात खासतौर से उन पे जरूर करेंगे जिनके खिलाफ, जिनसे प्रमाण भी मांगा जा रहा था। और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि अशोक चौधरी कम से कम अब तो आके ये प्रमाण दें कि क्या है कैसे है और जवाब दें। तो उनकी पार्टी भी जवाब मांग रही थी, और नीरज कुमार का तो खैर अनंत सिंह का भी वो विरोध कर रहे थे। अनंत सिंह आज विधायक हैं। क्या माना जाए कि अशोक चौधरी के कद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? अशोक चौधरी फिलहाल मजबूत हैं, बेटी तो दूसरी पार्टी में सांसद है ही, ग्रामीण कार्य विभाग उनको मिला बिना विधायक बने विधान परिषद के तहत। देखिए, अशोक चौधरी ने छक्का मार दिया, बाजी मार ली, वो बीच में चुप रहे, लेकिन अशोक चौधरी अपने लिए जबरदस्त गोटी सेट कर रहे थे। अशोक चौधरी के पक्ष में ललन सिंह खुल करके थे, ये बात आप जान लीजिए। और अशोक चौधरी ही वो कड़ी थे जिसकी वजह से अनंत सिंह को टिकट मिलेगा, ये भी जेडीयू ने साफ कर दिया था। भले ही नीरज कुमार विरोध करते रहे, अशोक चौधरी मंत्री भी बने और अनंत सिंह को टिकट भी मिला और अनंत सिंह विधायक भी बने। दरअसल नीरज कुमार मोकामा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और नीरज कुमार तब चले गए थे ललन सिंह के साथ जब ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच में लड़ाई हो गई थी। आप याद करिए 2019 का लोकसभा चुनाव। लेकिन अब अनंत सिंह को समझ में आ गया कि इस इलाके में माफ करिएगा, ललन सिंह को समझ में आ गया कि इस इलाके में अनंत सिंह ज़्यादा ताकतवर हैं, अनंत सिंह का साथ चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो ललन सिंह का आपने देखा होगा, वो विजुअल बहुत चर्चा में था कि उनकी गाड़ी में कैसे ये आगे बैठते हैं, जो 2019 में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते दोनों साथ। और उसके बाद जो स्थिति हुई थी जेल में जाने के बाद, तो आप समझ लीजिए, भले ही नीरज कुमार कुछ बोले, लेकिन अशोक चौधरी पर भरोसा दिखाया गया है। पर एक बात मैं अंकित जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार अगर पुराने नीतीश कुमार होते तो अशोक चौधरी मंत्री नहीं होते। इस बात को आप जान लीजिए। ये मैं 2 इंसिडेंट से कोट कर सकता हूं। एक मेवालाल, आपको याद होगा, गुजर भी गए लेकिन मंत्री बने, उनके ऊपर कोई आरोप आया, उनको रिजाइन करने को कहा गया। जीतन राम मांझी इनकी सरकार में मंत्री थे, उनको भी कहा गया कि आप रिजाइन करिए। अब दरअसल पॉलिटिक्स का रुख, दशा और दिशा बदलता जा रहा है। आप बीजेपी में देखिए, कभी आडवाणी जी पर जब हवाला का मामला आया था तो उन्होंने कहा था जब तक मुझे कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलेगा मैं किसी भी पद पर नहीं रहूंगा। लेकिन अब कितने भी आरोप लगते रहे, वो मंत्री बन रहे हैं। और ये सिलसिला आम आदमी पार्टी ने भी बखूबी शुरू किया, क्योंकि वो अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को खुद ही क्लीन चिट देते थे, खुद ही ईमानदार बताते थे। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आता था उसको कहते थे कि ईडी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। बहरहाल कुछ नहीं मिला होगा, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद से लगातार ये जो नई बीजेपी है, जो कि शाह और मोदी के हाथों में है, उसमें भी हम ये देख पा रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है, जिस पर कई लोग निशाने पर थे, आरोप लगे, इन लोगों ने उन पर ज्यादा भरोसा जताया। वजह यह थी कि उनकी नजरों में, पार्टी की नजरों में, जनता की अदालत में वो बाइज्जत बरी हुए हैं, इसलिए उनको मंत्रालय दिया गया है। तो इस नए बीजेपी में भी आप देखेंगे कि इस तरह के आरोप का कोई असर नहीं पड़ता है, और जो इस बार की जेडीयू है उसमें भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के आरोप का कोई असर नहीं है। इस बार के जेडीयू को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे हमारे दर्शक भी, कि एक तरफ कहते हैं कि जो है नीरज कुमार तमाम जो भी आरोप लगाते हैं, जब सीट शेयरिंग की बात चली तो कई लोग बोले कि आज नीतीश कुमार ने ललन सिंह को और संजय झा को, दोनों को खूब डांटा है। लेकिन ये वही ललन सिंह है, ये वही संजय झा है जो तब से अभी तक निरंतर चलते चले आ रहे हैं। मीटिंग करनी होती है अमित शाह से तो ये मीटिंग करते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ ललन सिंह दिखते हैं सड़क रोड शो करते हुए, और उसके बाद सारी चीज़ें। क्या माना जाए कि नीतीश कुमार को पूरा भरोसा और संगठन कहीं न कहीं चला ही रहे संजय झा और ललन सिंह, और ये पूरी लॉबी सीट? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, ललन सिंह अब पूरे तरीके से बीजेपी के करीब जा चुके हैं, और संजय झा पहले से ही करीब थे। दरअसल जब दोनों का हित सधता है एक दूसरे के साथ, तो कोई कड़ी तो चाहिए ना।
और वो कड़ी संजय झा और ललन सिंह है। भाई नीतीश कुमार के विश्वास पात्र ललन सिंह है, तभी ना केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला है। जेडीयू के एक एमपी को जगह मिला है तो वो ललन सिंह ही है ना, इस बात को आप समझिए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दरअसल जिस तरह की बात उठाई जाती है, ठीक है नीतीश कुमार इज द बॉस, और उनको जब लगा कि टिकट बंटवारे में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं हुआ तो वो नाराज हुए और फिर कोर्स करेक्शन किया गया। कोर्स करेक्शन किया गया तो वो जहां से टिकट चाहते थे वहां से अपने लोगों को दिलवाया, सोनवर्षा में दिलवाया, वैशाली में दिलवाया, और बिना बीजेपी से पूछे हुए उन्होंने फैसला ले लिया, क्योंकि उनको साबित करना था कि भाई मैं जो चाहूंगा वही होगा। दिल्ली में तुम फैसले कर लो, बिहार में मैं ही करूंगा। तो उस समय थोड़ी अफरा तफरी मची, पर आप बीजेपी की तारीफ करेंगे, बीजेपी दरअसल ऐसे मुद्दों में बड़ी अकोमोडेटिव होती है। बीजेपी समझ रही थी कि नीतीश कुमार की जरूरत बिहार में क्या है। इन्होंने जो कुछ भी किया बीजेपी ने उसको स्वीकार किया, और साथ ही साथ चिराग पासवान को भी समझाया कि आपकी सीटों में अदला बदली हुआ है, तब भी आप हमारे साथ बने रहिए। और फिर जब पांचों पार्टी का इक्वेशन बना, समीकरण बना, तो हवा इतनी तेज एनडीए के पक्ष में बह गई कि जिस उम्मीदवार को लेकर के पहले से कहा जा रहा था कि ये लड़ाई में नहीं है, वो सारे उम्मीदवार एलजेपीआर के जीत गए। सारे पंडित कह रहे थे कि भाई 9-10 ही उम्मीदवार हैं लड़ाई में हैं, बाकी तो 19 कहीं है ही नहीं। लेकिन आप देख लीजिए कि 19 सीट एलजेपी जीत जाती है। और जिस तरह का स्ट्राइक रेट, चाहे हम का हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का है, चाहे जेडीयू का है, ये तो बताता है ना कि इन 5 दलों का संगठन जबरदस्त मजबूत था। और ये जो 10 हज़ारिया चुनाव और तमाम सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो असर दिखा, वो कैसा परिणाम में दिखा, वो आप और हम जानते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जो किया, उनको कहां तक क्या करना था, बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, एलजेपीआर ने एक्सेप्ट किया। और पॉलिटिक्स में बीजेपी ने इस चीज को ध्यान में रखा कि गठबंधन नहीं टूटे, मैसेज नहीं जाए कि घटक दलों में अविश्वास है, और विश्वास कायम रखते हुए मैक्सिमम क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो बीजेपी ने किया। और उसका परिणाम आपने देखा, होम मिनिस्ट्री ले लिया, इस बात को आप जान लीजिए। तो इस तरीके से नीतीश कुमार को भी यह बात माननी पड़ी कि ठीक है आप होम मिनिस्ट्री ले लीजिए, वित्त मंत्रालय हमको दे दीजिए, और वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास है। तो आप कह सकते हैं कि अभी नीतीश के बाद भाई 2 पावरफुल लोग कौन है? एक तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं, तो जब तक उस पद पर हैं तो संगठन को लेकर के, पार्टी को लेकर के, बीजेपी के साथ बातचीत को लेकर के जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी? वो संजय झा के हाथ में होगी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह है तो पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस भी इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर का भी कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं। तो ये सारा चीज इनको भी पावरफुल बनाता है। तो ये 2 व्यक्ति सेतु का काम कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच में। ठीक है, एक बड़ा मंत्रालय और है शिक्षा विभाग का मंत्रालय, जिस पर पिछली सरकार में और उसके पहले जब तेजस्वी के साथ थे तब भी बड़ी बहस होती थी, और बड़े अधिकारी, 2 बड़े अधिकारी इस विभाग से रिलेटेड फेमस हुए थे, किस तरीके से स्कूलों में जाते थे, औचक निरीक्षण वगैरह। ये मंत्रालय सुनील कुमार को मिला है, इस पर बात करिए, उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्रालय की चर्चा बहुत चुनाव में नहीं हुई, लेकिन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा लिए गए बहुत सारे ऐसे फैसले रहे, चाहे शिक्षकों के तबादले को लेकर के हो, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर सिद्धार्थ होम सेक्रेटरी थे तो पावर कॉरिडोर में लोग भले ही जानता होगा, लेकिन जब वो अपर मुख्य सचिव बने तो उनकी चर्चा गांव गली हर जगह होने लगी। वो स्कूलों के इंस्पेक्शन में जाते थे तो चर्चा होती थी, वो ट्रेन में चलते थे चर्चा होती थी, वो सड़क पे चलते थे चर्चा होती थी, और उनका वीडियो खूब वायरल होता था। कहा यह जाता है कि भाई सुनील कुमार का भी बैकग्राउंड तो ब्यूरोक्रेसी ही है ना, वो आईपीएस रहे, और डॉक्टर सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव थे, वो फैसले ले रहे थे। जिस तरीके से टीचर्स का ट्रांसफर हुआ और खास तौर पे महिलाओं को उनका गृह जिला दिया गया, या जो 3 ऑप्शंस थे उसमें से एक ऑप्शन उनको दिया गया, इसका भी बड़ा असर आप चुनाव में
देखे हैं। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स चुनावी मुद्दों के बीच में ये पीछे रह गया, लेकिन वोटों पर इसका भी असर था। जरा ये सोचिए कि कोई पटना का व्यक्ति अगर अररिया में, कोई पटना की महिला अररिया में काम कर रही हो तो उसके फैमिली पर क्या बीतता होगा। भाई सिक्योरिटी भी तो एक महिलाओं के लिए इशू है, या कोई महिला के लिए 100 किलोमीटर चल करके स्कूल अटेंड करना होगा और उसको थंब इम्प्रेशन देकर के अपना अटेंडेंस बनाना होगा, तो उसकी स्थिति क्या होती होगी। तो ये जो काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, उससे ये बात जरूर पता चला कि शिक्षा मंत्रालय भी बेहद इंपॉर्टेंट विभाग है, वो लोगों से जुड़ा हुआ है। और जितने व्यापक तौर पर शिक्षा विभाग में रिक्रूटमेंट हुआ, लोगों को नौकरियां मिली, उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ और खास तौर पर महिलाओं का ध्यान रखा गया, उसका भी आप असर कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम में दिखा है। अब सुनील कुमार जो हैं वो उसके मंत्री हैं, पहले भी थे, इस बार भी उन पर फिर से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। और जहां तक डॉक्टर सिद्धार्थ का सवाल है, तो वो अभी डेवलपमेंट कमिश्नर बने हुए हैं। ठीक है, तो जदयू के पास एक और ये भी बड़ा मंत्रालय है। फिलहाल हमने कई बड़े खास जो प्रमुख मंत्रालय हैं उन पे भी बात किया, और इसके साथ ही साथ सर ने बताया कि जो मंत्री हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और उन सबके मायने क्या हैं। इन तमाम पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।